मेरा नाम अनीता है। ये जब की बात है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद मेरा पति अमेरिका चला गया तो मुझे रात को डर लगता था। मैं अपनी कुंवारी नंद को अपने पास सुला लेती थी, लेकिन लाइट बंद होते ही मुझे कुछ ठंडा ठंडा सा महसूस होता। एक रात डर की वजह से मैंने लाइट जलाई तो मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि हमेशा से ही मैं एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में पली बड़ी थी और एक भरे पूरे घर में रहने की आदी थी। हमारे छोटे से घर में भी सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। ऐसे घर में तन्हाई और अकेलेपन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे में मैं विदा होकर एक बहुत बड़े बंगले में आ गई, जहां मेरे और मेरे पति के अलावा सिर्फ एक सास और नंद ही रहती थी। शादी के शुरू के दिनों में तो मुझे उस बंगले में वे महसूस होती थी, क्योंकि वहाँ हर वक्त एक खामोशी सी छाई रहती। मेरी नंद सुबह होते ही कॉलेज चली जाती और फिर दोपहर को वापस लौटती थी। मेरे सास सारा सारा दिन अपने कमरे को अंदर से बंद करके टीवी देखती रहती और मेरा पति परदेश से कुछ दिनों के लिए वापस आया हुआ था। वे अपने दोस्तों से मुलाकातें करने में इतना व्यस्त था, क्योंकि उसकी वापसी के दिन करीब आ रहे थे। घर में 4 नौकरानियां भी मौजूद थीं, जो सारा दिन काम करती और फिर शाम को अपने घर को वापस लौट जाती। जब मेरी शादी अनिल से हो रही थी तो मेरे खानदान वाले मुझे बहुत खुशकिस्मत समझ रहे थे और कह रहे थे, तुम बहुत नसीब वाली हो जिसकी शादी अनिल जैसे लड़के से हो रही है। वे बहुत अच्छा काम करता है और उसका बहुत बड़ा घर है। उसे घर में तुम हमेशा रानी बनकर ही रहा करोगी। और मैं भी मन ही मन ये सोचकर खुश होती थी, अच्छा है मुझे इस शोर शराबी से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि मैं भी शांत में रहना चाहती थी। अनिल अमेरिका में बहुत ही बेहतरीन नौकरी करते थे। वे यहाँ पर कुछ दिनों की छुट्टी पर आते थे। जब उनको मैं एक शादी में मिली थी, मुझे देखते ही उन्होंने मुझे पसंद कर लिया था और अपनी माँ से कहकर मेरे लिए मेरे घर पर रिश्ता भेज दिया था। अनिल के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उनकी नौकरी भी बहुत अच्छी थी और ख़ानदान भी। वे खुद भी देखने में बहुत स्मार्ट और हैंडसम थे और वे बहुत खुश मिजाज और नरम दिल के इंसान थे। इसीलिए मेरे पापा ने फ़ौरन ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी। घर में मौजूद मेरे सारे ही कज़न मेरी खुशकिस्मती पर हैरान थे। मैं कोई बहुत खूबसूरत लड़की नहीं थी, लेकिन ना जाने अनिल को मुझ में ऐसी कौन सी बात नज़र आ गई थी कि वे पहले ही नज़र में मुझ पर अपना दिल हार बैठे थे। एक छोटी सी रस्म के बाद हम दोनों की शादी 1 महीने के अंदर हो गई। दोनों परिवार ही हर बात पर राज़ी हो गए थे, इसीलिए शादी जल्दी करने में किसी को भी परेशानी नहीं थी। वे कहते हैं ना, पैसा फेंक तमाशा देख। बिल्कुल ऐसे ही मेरे पिता ने भी पैसे के बल पर सारे इंतज़ाम जल्दी जल्दी कर लिए थे और मेरे माता पिता ने दिल खोलकर मेरी शादी की और पैसा पानी की तरह बहा दिया। अनिल भी अपने माँ बाप का एकलौता बेटा था, इसीलिए उन्होंने भी शादी की तैयारियां में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और मेरे लिए एक से बढ़कर एक कपड़े और जेवर लेकर आए थे। अपने बारात वाले दिन मैं दुल्हन बनी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। फेरों के बाद जब अनिल को और मुझे एक साथ बैठाया गया तो हर किसी ने ही हमारी जोड़ी की तारीफ की और कहा, चांद सूरज की जोड़ी है, और बहुत ही दुआएं भी दी। मैं विदा होकर अनिल के घर आई तो इतना बड़ा बंगला देखकर हैरान रह गई। मेरा और अनिल का कमरा ही मेरे आगे घर के बराबर था। कमरे को असली फूलों से सजाया गया था और कीमती फर्नीचर से उसे कमरे में अलग ही रौनक आ रही थी। लेकिन इन सब से भी कई ज़्यादा कीमती चीज़ जो मेरे नज़दीक बहुत ही ख़ास थी, वे अनिल की मोहब्बत थी। शादी की रात अनिल ने मुझे अपनी मोहब्बत का बहुत ही बेचैन शब्दों में इजहार किया था। मैं हैरान रह गई थी कि वे मुझे इस कदर मोहब्बत करता था। अनिल के शब्दों में मेरे लिए तो इतनी इज्जत थी, वे मेरी आने वाली ज़िंदगी का सहारा थी।
शादी के बाद अनिल के पास 1 महीने की छुट्टी थी और 1 हफ्ता तो उन्होंने पूरी तरह मेरे साथ ही गुजारा था। ये 1 हफ्ता किस तरह गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे कल ही तो हमारी शादी हुई है। अनिल हर वक्त मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार करते और मेरी मोहब्बत के गुण गाते। 1 हफ्ते बाद अनिल कहने लगे कि वे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मुझे मिलवाना चाहते हैं, क्योंकि फिर वे 2 साल के लिए अमेरिका चले जाएंगे। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं ऐसा अनिल कुछ ही वक्त के लिए साथ हैं और फिर हमारे दरमियाँ जुदाई आने वाली है। अनिल के जाने का सोचकर मैं घबरा गई थी। मेरी सास और नंद ने मुझे ज़्यादा वक्त नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने मुझे और अनिल को एक साथ वक्त गुजारने का मौका दिया था। ये उनकी बहुत बड़ी अच्छी बात थी, जबकि उनका बेटा भी इतने सालों में घर वापस आया था। उनका भी मन होता होगा उसके साथ समय बिताने का, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर हम दोनों को ही एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका दिया। सारा समय अनिल के साथ ही होती थी, इसीलिए मुझे अपनी नंद से दोस्ती करने का मौका भी नहीं मिला। वैसे भी वे अपनी पढ़ाई में बहुत बिजी रहती थी और मैं ये सोचकर ही परेशान हो रही थी कि अनिल के जाने के बाद मैं इतने बड़े घर में क्या करूँगी। अनिल सुबह होते ही अपने दोस्तों के साथ निकल जाते और मैं सारा दिन बंगले में यहाँ से वहाँ फिरती रहती थी। थोड़े ही दिनों में मैं जान गई थी कि मेरी सास को अकेले बैठकर टीवी देखने का बहुत ही शौक था। वे सारा दिन तेज़ आवाज़ में टीवी देखती थी। दिन बहुत ही तेज़ी से गुजर रहे थे और अनिल के वापस जाने का समय करीब आ गया था। अनिल के बगैर रहने का सोचकर ही मैं काँप जाती थी और अनिल मुझे समझ रहे थे कि वे जल्द मुझे भी अपने साथ बुला लेंगे। मुझे अनिल की उस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आता था, क्योंकि परदेश में रहने वाले लोग अपनी पत्नियों को अपने माँ बाप के हवाले ही छोड़ देते हैं। मुझे भी यही लगता था कि अनिल कभी मुझे अपने पास नहीं बुलाएंगे। अब अनिल के जाने का वक्त आ गया था। जब मैं अपनी सास और नंद के साथ घर वापस आ रही थी तो मेरी आंखों में नमी थी। मेरी सास ने मेरी उदासी को महसूस करते हुए कहा, अनीता, कुछ दिनों के लिए तुम अपने मायके चली जाओ, वहाँ तुम्हारा दिल लग जाएगा। अपने सास की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। ऐसा सोचकर तो मैं भी रह गई थी, लेकिन कहने की मेरी हिम्मत नहीं हुई थी कि मेरी सास ये ना सोचे कि अपने पति के जाते ही मैं मायके की तरफ दौड़ गई। मेरी सास ने खुद ही ड्राइवर को कहकर गाड़ी का रुख मेरे मायके की तरफ मुड़वा दिया था। अपने घर आकर मैं बहुत खुश थी और अपने कमरे में के साथ मेरा दिल लग गया था। अनिल ने भी अमेरिका पहुंचते ही सबसे पहले मुझे फ़ोन किया था और इस बात का यकीन दिलाया था कि जल्दी से वे मुझे अमेरिका बुला लेंगे। वे कह रहे थे कि उनके लिए भी मेरे बिना एक पल गुजारना मुमकिन नहीं रहा। उनसे भी मेरे बिना नहीं रहा जा सकता था। मुझे इस तरह मोहब्बत से मुझसे कह रहे थे। मुझे यकीन आने लगा था कि जल्द ही मैं भी कुछ समय बाद उनके साथ होंगी। मुझे मायके में रहते हुए 1 हफ्ता हो चुका था और मेरी माँ चाहती थी कि मैं अब वापस अपने ससुराल चली जाऊं। वे बार बार कह रही थी कि अगर तुम्हारी सास ने तुम्हें खुशी खुशी यहाँ छोड़ दिया है तो इसका हर किसी मतलब नहीं है कि तुम मायके में ही रहने लगो। तुम्हें वापस अपने घर पर जाना होगा। माँ की बात सुनकर मेरा मुंह लटक गया था। मेरे ससुराल में कोई भी नहीं था, मैं वहाँ सारा वक्त अकेले क्या करती। लेकिन माँ मेरी ये बात समझने को तैयार ही नहीं थी। मजबूरन मैंने अपने पिता से कहा कि रात को वे मुझे मेरे ससुराल छोड़ आएं और मैं अपने पिता के साथ वापस अपने ससुराल आ गई। सारा बंगला खाली पड़ा हुआ था। मेरी सास और नंद अपने अपने कमरे में थीं। मैंने अपनी सास के कमरे में जाकर उन्हें अपने आने के बारे में बताया तो वे मुझे देखकर खुश हो गई और कहने लगी, क्या अभी तुम जाओगी और सो जाओ, सुबह नाश्ते की टेबल पर मिलते हैं। वे तो टीवी में कोई फिल्म देखने में पूरी तरह से मगन थी और उन्हें मुझ में कोई दिलचस्पी भी नहीं लग रही थी।
मैं एक नज़र उन पर डालकर उनके कमरे से बाहर निकल आई और अपने कमरे में बैठ गई, लेकिन थोड़े ही देर में मेरा दिल अजीब सा होने लगा। घर में छाया हुआ सन्नाटा मुझे वे सपना लग रहा था। अकेले ही अकेले मुझे डर लग रहा था। मैं अकेली थी और आज मुझे पता चला था कि मुझे अकेलेपन से डर लगता है। मेरे मायके में तो अपने कमरे में बैठकर ही बाहर से आने वाली आवाज़ों से मेरी जान नहीं छूटती थी। कभी मेरे भैया बहनों का झगड़ा हो रहा होता था तो कभी चाची हंस हंस कर चाचा को दिन भर के किस्से सुना रही होती थी। वे आवाज़ जो कभी मुझे परेशान करती थी, आज मुझे उन आवाज़ों की कमी महसूस हो रही थी। लड़की के लिए अपना घर बार छोड़ना कितना मुश्किल होता है, इस बात का अंदाज़ा शायद कोई मर्द कभी नहीं समझ सकता। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे और मैं अकेले ही अकेले रो रही थी। मुझे अपना घर और अपने परिवार की बहुत याद सता रही थी। कुछ देर तो मैं यहाँ से वहाँ टहल कर खुद पर काबू पाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके बाद एक ख्वाब से मुझ पर हावी हो गया और मेरे लिए अपने कमरे में रुकना भी मुश्किल हो गया। सर्दियों के दिन थे, लेकिन डर के मारे मेरा शरीर पसीना पसीना हो रहा था। मुझे अपने कमरे की खिड़की पर कुछ साया सा महसूस हो रहा था, जबकि खिड़की घर के बगीचे में खुलती थी और इतनी सर्दी में तो कोई रात के इस वक्त बगीचे में आकर क्या करेगा। मेरी सास और नंद अपने अपने कमरे में थी। मैं फ़ौरन ही अपने कमरे से निकलकर अपनी नंद के दरवाजे पर पहुंच गई और ज़ोर ज़ोर से उसका दरवाज़ा पीटने लगी। काफ़ी देर बाद उसने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर हैरानी से पूछने लगी कि भाभी, आप घर कब आ गईं? मैं रोते हुए उसके गले लग गई और रोते हुए मैंने कहा, कविता, मुझे अकेले में डर लगता है। मैं अकेले कमरे में बिल्कुल भी नहीं सो सकती। तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो और वहीं पर सो जाना। कविता ने मेरी बात मान ली और वे अपना कमरा बंद करके मेरे कमरे में चली आई। कविता के कमरे में आ जाने से मुझे थोड़ी राहत मिली थी और मैं सुकून से लाइट बंद करके बिस्तर पर लेट गई। कभी कभी मुझसे कुछ दूर पर सोने के लिए लेट चुकी थी। उसने पहले ही कह दिया था कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, इसीलिए रात में मुझे तंग मत करिएगा। उसके पेपर हो रहे थे और वे सवेरे जल्दी उठती थी, इसीलिए मेरे बराबर में लेटे हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। थोड़ी देर में मुझे भी नींद आ गई थी, लेकिन अचानक ही नींद में मुझे कुछ ठंडा ठंडा सा महसूस हुआ। डर के मारे मेरी रीढ़ की हड्डी सनसना उठी थी। कमरे में हीटर चल रहा था और ऐसी में ठंडे का एहसास कैसे हो सकता था। पहले मैंने सोचा कि मैं कविता को आवाज़ देकर उठा दूं, लेकिन फिर मुझे अजीब सी शर्मिंदगी महसूस होने लगी। कविता मेरी छोटी नंद थी। वे मेरे बारे में क्या सोचती कि भाभी इतना ज़्यादा डरपोक हैं कि मुझे अपने साथ सुलाने के बावजूद भी वे डर रही हैं। शर्मिंदगी की वजह से मैं कविता को आवाज़ नहीं दी, बल्कि अपनी जगह पर ही खामोशी से लेटी रही। मेरे मन में बहुत गलत गलत ख्याल आ रहे थे। मैं सोचती रहती और ना जाने किस वक्त लेटे मुझे नींद आ गई। मुझे पता ही नहीं चला सुबह को जब मेरी आँख खुली तो कविता सोफे पर बैठी हुई थी, पढ़ाई कर रही थी और दिन निकल चुका था। मुझे जागते हुए देखकर कविता कहने लगी कि भाभी, अगर आपको डर ना लग रहा हो तो क्या मैं अपने कमरे में चली जाऊं? मैंने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चली जाओ, लेकिन हर रात इसी तरह मेरे कमरे में आकर सो जाना। कविता ने अफसोस भरी नज़र मुझ पर डाली और अपने कमरे में चली गई। दिन में जब अनिल का फ़ोन आया तो मैंने उसे सारी बात बताई कि रात में डर के मारे परेशान थी। मेरी बात सुनकर वे ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहने लगे कि हम सालों से इसी बंगले में रह रहे हैं, इसीलिए फ़िक्र की कोई बात नहीं है। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे तुमने भूत देख लिया हो। अनिल मुझसे मिलने के लिए बेकरार थे कि जल्द ही सारा बंदोबस्त हो जाएगा और फिर हम एक साथ होंगे। कुछ देर बातचीत करने के बाद अनिल ने फ़ोन बंद कर दिया था।
बाकी का सारा दिन मैं नौकरानियों के पीछे पीछे फिरती रही और अपनी निगरानी में सारे काम करवाती रहती। मैं खुद को व्यस्त करना चाहती थी, इसीलिए मैं घर के एक एक काम में दिलचस्पी ले रही थी। मेरे पास करने के लिए कोई और काम भी नहीं था। भले ही मैंने नौकरानियों का बेड़ा उठा लिया था और उससे घर का हर कोना साफ करवा रही थी, मुझे अपनी सास पर हैरत हो रही थी कि जो सारा दिन टीवी के आगे मगन बैठी रहती थी और उन्हें घर की भी कोई फिक्र नहीं होती थी। अनिल अपने पैसे अपने दोस्त के अकाउंट में भेज देते थे और उसी ने हमारे घर के सारे इंतज़ाम संभाल रखे थे। घर का राशन लेने से लेकर नौकरों को पैसे देने तक सब कुछ उसके हाथ में था। शुरू शुरू में तो इस बात पर बहुत हैरान थी कि अगर आदमी हमारे घर का इंतज़ाम चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा हो गया था कि अनिल की माँ को ना ही घर के बारे में कुछ मालूम था और ना ही वे उसके काबिल थी कि पैसे संभाल कर रखती और घर चलाती। वे एक फिजूल खर्ची औरत थी। उनके हाथ में जितना पैसा आता वे सब उड़ा देती थी। कविता हर रात मेरे साथ सोने के लिए चली आई, लेकिन जैसे ही मैं लाइट बंद करके सोने लगती मुझे कुछ ठंडा ठंडा सा महसूस होता और उसके बाद मुझे बहुत देर तक नींद भी नहीं आती। एक दिन मैं कविता से हिम्मत करके पूछ ही लिया, क्या तुम्हें भी रात को ठंडा ठंडा सा एहसास होता है? मेरी बात सुनकर कविता खामोश हो गई थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। इतना तो मुझे यकीन था कि मुझे किसी भी तरह का वहम नहीं हुआ था, बल्कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर थी जिसकी वजह से मुझे ठंडक महसूस होती थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं खुद ही इस बात के तह तक पहुंचूंगी। अगले दिन जैसे ही कमरे की लाइट बंद करके मैं लेटी तो कुछ ही देर में मुझे दोबारा से कमरे में ठंडक का एहसास हुआ और मैंने हिम्मत करके फ़ौरन ही कमरे की लाइट जला दी। ये देखते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे सामने जो मंज़र था वे होश उड़ा देने वाला ही था। मेरे कमरे की वे खिड़की जो बगीचे की तरफ खुलती थी, वे खुली हुई थी और एक साया सा मुझे नज़र आ रहा था, जबकि मुझे अच्छी तरह से याद था कि मैं सोने से पहले इस खिड़की को बंद कर दिया था। मैंने फ़ौरन ही बिस्तर पर लेटी हुई अपनी नंद की तरफ देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि कभी कभी अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। मैंने डरते डरते कमरे की खिड़की से बाहर जाकर तो कविता बगीचे में किसी लड़के के साथ खड़ी थी। मैं इतने दिनों से जिसे साया समझकर डर रही थी वे कोई और नहीं, इस लड़के का साया था। कविता की नज़र जैसे ही मेरे चेहरे पर पड़ी तो उसके चेहरे का रंग उतर गया और वे लड़का मुझे देखते ही बगीचे से भाग निकला। कविता इस खिड़की के से वापस आ गई जिस तरफ वे कमरे से बाहर गई थी। जो ठंडा ठंडा एहसास मुझे हो रहा था वे उस खिड़की से आने वाली हवा थी। उन्होंने कमरे में मौजूद हीटर की गर्मी को ख़त्म कर दिया था। मैंने कविता के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा, कविता ये सब क्या है? और वे आधी रात को किसी लड़के के साथ थी। कविता ने रोते हुए बताया कि वे मनीष है और वे उसे बहुत मोहब्बत करती है। मनीष उसके स्वर्गवासी पिता के एक करीबी दोस्त का बेटा है, लेकिन मेरे ससुर यानी कविता के पिता के देहांत के बाद ही मेरी सास ने उन लोगों से मेल जोल ख़त्म कर दिया था। कविता और मनीष बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते थे, इसीलिए वे दोनों अपने रिश्ते को ख़त्म होता बर्दाश्त नहीं कर सके और छिप छिप कर मिला करने लगे। कविता और मनीष अपनी सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजारना चाहते थे, लेकिन बड़ों के फैसलों के भेंट चढ़ गए। कविता बता रही थी कि कुछ वक्त पहले मेरी सास और कविता की मोहब्बत के बारे में पता चल गया था और उन्होंने कविता को सख्ती से मना कर दिया था कि वे कभी भी मनीष से नहीं मिले और ना ही कभी उसकी शक्ल देखेगी। जब अनिल शहर से बाहर नहीं गए थे तब मेरी सास के हालत भी बहुत कमज़ोर थे और वे भी सबकी तरह एक आम मिडिल क्लास औरत थी। फिर कविता के पिता का देहांत हो गया तो उनके हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो गए। कविता के पिता और अनिल के पिता दोनों में ही बहुत काफ़ी पक्की दोस्ती थी। काम ही कुछ सिलसिलों को लेकर दोनों की दोस्ती में दरार पड़ गई थी। तभी से ही उनके दोस्ती में फूट पड़ गई और दोनों परिवारों का
मेल जोल भी ख़त्म हो गया। कविता की माँ मनीष के पिता से नफ़रत करने लगी थी। जब उन्होंने कविता के बारे में पता चला तभी उन्होंने कविता से साफ इनकार कर दिया था कि कभी भी मनीष के बारे में मत सोचना, वहाँ तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। मेरी सास ने लोगों के घरों का काम काज किया और अनिल एक एक वक्त में दो दो नौकरियां करने लगे। अनिल ने दिन रात मेहनत की और नौकरियां करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। किस्मत ने पलटा खाया और अनिल का एडमिशन अमेरिका में हो गया। यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर अनिल की मेहनत और लगन को देखते हुए अनिल की यूनिवर्सिटी ने सारा खर्चा उठाया, तो मेरी सास ने भी अनिल को नहीं रोका और हिम्मत करके उन्हें बाहर भेज दिया। अन्य अमेरिका में पढ़ाई के साथ साथ छोटी मोटी नौकरी भी शुरू कर दी और वहीं से मेरे ससुराल के हालत बदलने शुरू हो गए। लेकिन अपने हालातों और दुखों की मेरी सास ने जिस तरह मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया और गुजारा किया, उनकी मेहनत रंग ले आई थी। उन्होंने खुद को हर चीज़ से दूर कर लिया था और कमरे की हद तक ही रहती थी। वे अपना सारा वक्त टीवी देखने में ही गुजार देती थी। अनिल की डिग्री भी पूरी हुई तो उनको अमेरिका में ही बहुत अच्छी नौकरी लग गई और मेरी सास ने भी उन्हें ये सोचकर वापस नहीं बुलाया कि यहाँ उनके लिए कुछ नहीं रखा है। जो अनिल के रिश्तेदार थे वे भी उसके साथ नहीं देते थे, लेकिन पैसा देखकर वापस आ गए थे। मेरी सास ने किसी को भी दोबारा अपनी ज़िंदगी में आने की इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन इस समय मनीष और कविता का रिश्ता मिल गया था। कविता ने मुझे हर एक छोटी से छोटी बात बताई थी और वे मेरे पास बैठी रो रही थी, क्योंकि उसके लिए मनीष के बिना ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल हो गया था। मेरी सास किसी हाल में भी उसकी और मनीष की शादी नहीं करने वाली थी। अनिल को कविता और मनीष के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये सुनकर मैंने कविता से कहा, तुम परेशान मत हो, मैं अनिल से बात करूँगी। वे एक पढ़े लिखे समझदार इंसान हैं और मुझे यकीन है कि वे ज़रूर तुम्हारा साथ देंगे, क्योंकि पुरानी बातों को लेकर अपने आने वाले कल के फैसले नहीं कर सकते। मैंने कविता को दिलासा देते हुए समझाया। फिर हम दोनों सोने के लिए लेट गए थे। तभी से ही मुझे अनिल के फ़ोन आने का इंतज़ार था। मैं चाहती थी कि उनकी बहन अपनी ज़िंदगी में वे सारी खुशियाँ देखे जिन्हें वो आपके ना होने की वजह से नहीं देख पाई। अगले ही दिन मैंने अनिल को फ़ोन पर सारी हकीकत बता दी, जिससे सुनकर वे हैरान रह गई, क्योंकि कविता ने कभी उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की थी। अनिल ने मुझे बताया कि मनीष बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है। अनिल जब भी हिंदुस्तान वापस आते हैं मोहन से मिलने के लिए ज़रूर आते हैं और पुरानी किसी भी बात का जिक्र हमारे बीच नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि माँ की बाप की गलतियों का बोझ उनकी औलाद को भी उठाना पड़े। अगर मनीष और कविता एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो इस रिश्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती। मनीष एक मेहनती और खुददार लड़का है और वे कविता को हमेशा खुश रखेगा। अनिल की बात सुनकर मैं खुश हो गई थी। उन्होंने वाकई एक पढ़े लिखे और समझदार भाई होने का सबूत दिया था। वे कह रहे थे कि मेरी माँ लोगों के रवैये और उनके साथ हुए ज्यादतियों की वजह से वे इस तरह से दिखाती हैं, लेकिन वे अंदर से बहुत ही नरम दिल वाली इंसान हैं। उन्होंने कहा कि वे खुद अपनी माँ से बात करेंगे और उसकी माँ कभी अपने बच्चे की खुशियों के खिलाफ नहीं जाएगी। कुछ दिनों बाद अनिल ने अपनी माँ को मनीष और कविता के रिश्ते के लिए मना लिया। कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी तय हो गई थी और दोनों परिवारों के संबंध दोबारा से बन गए थे। मनीष के पिता ने मेरी सास से माफ़ी मांग ली थी और मेरे स्वर्गवासी ससुर और उसके दोस्त के बीच में जो फूट पड़ी थी उनका भी उन्हें एहसास था। लेकिन जो 2 साल बाद वापस आए थे वे 6 महीने में ही लौट कर वापस आ गए थे और उन्होंने अपने हाथों से कविता की शादी धूमधाम से की थी। वे मेरा और मेरी सास का वीज़ा अपने साथ में ही लेकर आए थे और अब हम तीनों एक साथ जहाज़ में बैठकर अमेरिका के लिए
उड़ान भर रहे थे। कभी कभी मैं सोचती थी कि न जाने मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो अनिल मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं। वे एक पढ़े लिखे और काबिल इंसान थे जिनको रिश्तों की कदर करना आता था, और मेरे लिए मालूम दौलत और पैसे से कहीं ज़्यादा हम यही बात थी कि अनिल ने रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाना सीखा। ज़िंदगी बहुत छोटी है। कल की बातों को लेकर आज और आने वाले कल के फैसले करना इंसान की बेवकूफ़ी है। जो कुछ बड़ों ने कर दिया उसको बच्चों की ज़िंदगियों से जोड़ना ये कहाँ का इंसाफ है। मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को रिश्तों का एहसास करना सिखाएं और रिश्तों को निभाते रहें। जो कुछ मुझे भी हर रिश्ते का एहसास इस वक्त हुआ जब मैं जॉइंट फैमिली से निकलकर उस घर में अकेली हो गई थी, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि एकजुट होकर रहने में जो मज़ा है वे अकेले रहने में नहीं।